नमस्कार। आज क्लास 9th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट से पहले अध्याय को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में हम लोग हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स के अंतर्गत पदार्थ के अवस्थाओं की चर्चा हुई थी और फिर अवस्था परिवर्तन को प्रभावित करने वाले, इफेक्ट डालने वाले कुछ फैक्टर जो कारक थे उस पर बात हुई थी और आपने उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, क्वथनांक, द्रवनांक, हिमांक या जमनांक, इन सभी ऊर्ध्वपातन की चर्चा हुई थी। आज हम लोग उसी से रिलेटेड एक और नए टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। जब द्रव पदार्थ को गर्म किया गया था तो याद कीजिए, वह द्रव गर्म होने पर एक निश्चित ताप पर जब पहुंचता था तो वह द्रव गैस में बदलने लगता था और हम लोग उसी ताप को, उसी मिनिमम टेम्परेचर को, उसी न्यूनतम ताप को हम लोग पढ़े थे क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। मतलब वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ गैस के अवस्था में बदलना शुरू कर देता है, गैस में परिवर्तित होने लगता है, उसी ताप को, उसी टेम्परेचर को उस द्रव पदार्थ का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। आपने उदाहरण के द्वारा यह भी देखा था कि जो जल होता है, उस जल का क्वथनांक हम लोग पढ़े थे 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब जल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब यह होता है कि जब आप जल को गर्म करना शुरू करते हैं और उस जल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तब वह जल उबलना शुरू कर देता है, खौलना शुरू कर देता है, या कह सकते हैं कि तब वह जल वाष्प में बदलने लगता है। लेकिन क्या हमेशा जल को उबलने के लिए या जल को खौलने के लिए क्या हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस का ताप मिल जाता है? आप कल्पना कीजिए, जब आप स्नान करते होंगे या कपड़ा की धुलाई करते होंगे, वॉशिंग करते होंगे, तो आपके भीगे हुए कपड़े, गीले कपड़े, तौलिया जिसको आप घर के आंगन में या छत पर फैला देते हैं, तो कुछ समय के बाद वो कपड़े सूख जाते हैं। मतलब उस गीले कपड़े में जो जल है वो गायब हो जाता है, वाष्प बनकर उड़ जाता है। क्या आपने सोचा है, कभी गौर किया है कि उस कपड़े का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो गया? क्योंकि हम तो पीछे पढ़े थे कि जल को वाष्प में बदलने के लिए, जलवाष्प में बदलने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस ताप चाहिए, लेकिन हमारे आंगन का, हमारे छत का तापमान कभी 100 डिग्री तो हुआ नहीं, फिर वो जल कैसे वाष्प बन करके उड़ गया? तो यहां एक और क्रिया होती है, वही क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है, इवेपोरेशन कहलाती है, जिस पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और वाष्पीकरण का डेफिनेशन लिखा हुआ है, परिभाषा लिखी गई है, आप इसको गौर से देखिए। किसी द्रव का क्वथनांक से कम ताप पर, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि क्वथनांक से कम ताप पर, द्रव का क्वथनांक से कम ताप पर धीरे धीरे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया, धीरे धीरे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, इवेपोरेशन कहा जाता है। आप इसको बढ़िया से समझिए कि जो हमारा पानी है, एक बहुत ही सर्वसाधारण, सब जगह मिलने वाला द्रव है। उस पानी को जब आप गर्म करेंगे तो वह वाष्प में तब बदलेगा जब उस पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि पानी का ताप 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो जो तौलिया के बारे में हम कह रहे थे, उसको जैसे आपने फैला दिया तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी नहीं गया, उससे कम ताप पर, लेकिन धीरे धीरे वह वाष्प में बदलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वाष्प में बदल करके वह पानी क्या किया, पुनः वाष्प में बदल करके और पर्यावरण में विलीन हो गया, गायब हो गया। इसलिए ये तौलिया को जो आप गीले कपड़े को जो फैला दिए और उसका जो जल वाष्प बन करके निकल गया, बिना क्वथनांक के ताप पर पहुंचे, जो नॉर्मल टेम्परेचर था, पर्यावरण का जो टेम्परेचर था, घर का जो टेम्परेचर था, उसी टेम्परेचर पर, उसी तापमान पर तौलिया में उपस्थित सभी जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाते हैं। यह भी वाष्पीकरण का उदाहरण है। इसलिए हम लोग यहां इसको समझेंगे कि वाष्पीकरण का मतलब हो गया कि किसी द्रव का क्वथनांक से कम ताप पर धीरे धीरे वाष्प या गैस में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले, वाष्पीकरण पर असर डालने वाले
जो कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं वो कौन कौन है देख लीजिए। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं द्रव के खुली सतह का क्षेत्रफल, नंबर 2 तापमान, नंबर 3 आर्द्रता और नंबर 4 वायु की गति। तो ये 4 कारक है जो पदार्थ के वाष्पीकरण को प्रभावित करता है, वाष्पीकरण पर प्रभाव डालता है। तो इन परिभाषाओं को पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो फिर से एक बार मैं बोल देता हूं कि वाष्पीकरण का मतलब हो गया किसी द्रव का क्वथनांक से कम ताप पर धीरे धीरे वाष्प या गैस में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को 4 कारक है, 4 फैक्टर है जो वाष्पीकरण पर प्रभाव डालता है। उसमें नंबर 1 है द्रव के खुली सतह का क्षेत्रफल, नंबर 2 तापमान टेम्परेचर, नंबर 3 आर्द्रता और नंबर 4 वायु की गति। अब हम लोग इन चारों कारकों का बारी बारी से विस्तार से वर्णन करेंगे। नंबर 1 पर आएंगे द्रव के खुली सतह का क्षेत्रफल। द्रव के द्रव के खुली सतह का क्षेत्रफल। अब देखिए वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक है, उसमें से हम लोग पहले कारक पर बात कर रहे हैं कि किसी द्रव का जो वाष्पीकरण होगा, इवेपोरेशन होगा, तो उस वाष्पीकरण को उस द्रव का खुली सतह कैसे प्रभावित करेगा। आप इस बात को समझिए ठीक से। बचपन में जब आप चाय पीते होंगे, बहुत अच्छा भी लगता है बच्चों को चाय पीने में, लेकिन चाय नहीं पीना चाहिए एकदम। अगर पीते भी हैं तो बहुत सीमित मात्रा में पीजिए। तो उस चाय के बारे में आपने देखा होगा कि आपकी माँ चाय को कप या गिलास के तुलना में कटोरा में या प्लेट में दे देते थे। तो कटोरा या प्लेट में जो चाय दी जाती है, अगर वही चाय स्टेनलेस स्टील के गिलास में दे दिया जाए तो गिलास में रखी हुई चाय जल्दी ठंडी नहीं होती है, बहुत देर तक गर्म रहती है। जबकि उसी चाय को अगर हम लोग प्लेट में दे देते हैं तो कल्पना कीजिए प्लेट में दिया गया चाय वो जल्दी ठंडी हो जाती है। इसके पीछे कारण क्या होता है कि जैसे आपने गिलास में चाय दिया तो चाय एक प्रकार का द्रव है और उस चाय का जो खुली सतह का क्षेत्रफल है, तो जितना बड़ा गिलास का मुंह होगा, खुला भाग होगा, ऊपरी हिस्सा, उतना दूर ही द्रव का सतह जो है वो क्षेत्रफल हम लोगों को खुला हुआ दिखाई देता है। बाकी चारों तरफ से वो चाय ढका हुआ है। लेकिन उसी चाय को जब प्लेट में देते हैं, थाली में देते हैं, तो थाली के खुले सतह का क्षेत्रफल अधिक हो जाता है। तो जैसे क्षेत्रफल बढ़ता है तो वहां वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, मतलब जल्दी जल्दी वाष्प बन करके वह ऊपर निकलने लगता है। और वाष्पीकृत होने के लिए उष्मा की जरूरत होती है, हीट चाहिए तब वाष्पीकृत होगा कोई पदार्थ। तो वाष्पीकरण के लिए उष्मा चाहिए और वो उष्मा उस चाय में से अवशोषित की जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि गिलास या कप में कम वाष्पीकरण होता है, जबकि थाली में रखी हुई चाय का वाष्पीकरण ज्यादा तेजी से होता है। इसलिए कप या गिलास की अपेक्षा थाली में जो चाय रखी जाती है वह जल्दी ठंडी हो जाती है, क्योंकि उसका तेजी से वाष्पीकरण होता है। तब तो इसका मतलब हम लोग यह कह सकते हैं कि किसी द्रव का जो वाष्पीकरण है वह कहीं ना कहीं उस द्रव के खुली सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगर आप द्रव के खुली सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो वाष्पीकरण भी तेजी से होगा, और अगर द्रव के खुली सतह का क्षेत्रफल कम कर देंगे तो वाष्पीकरण भी धीरे धीरे होगा, मंद होगा। इसका मतलब है कि द्रव के खुली सतह का क्षेत्रफल वाष्पीकरण को प्रभावित करता है, वाष्पीकरण पर असर डालता है। तो आइए देखते हैं द्रव के खुली सतह, द्रव के खुली सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर, क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण तेजी से
होता है, जबकि द्रव के खुली सतह का क्षेत्रफल घटाने पर वाष्पीकरण धीरे धीरे होता है। अब देखिए अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि जब भी किसी द्रव का वाष्पीकरण होगा तो उसके कारण वह द्रव ठंडा हो जाएगा, कुल हो जाएगा, शीतलता आ जाएगी द्रव में। और यही कारण है, आप याद कीजिए कई बार गर्मा गर्म भोजन जब हम लोग परोस के खाना शुरू करते हैं तो लोग क्या करते हैं, उस भोजन को फैला देते हैं तो भले वो द्रव नहीं है लेकिन गर्म तो है, वहां जल है वाष्प के रूप में। तो जब उसको हम लोग फैला देते हैं तो क्या होता है, उसके खुले सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। और खुले सतह का क्षेत्रफल जब बढ़ता है तो उस भोजन का वाष्पीकरण तेजी से होता है, और जितना तेजी से वाष्पीकरण होता है उतना जल्दी वह भोजन ठंडा हो जाता है। या कोई पेय पदार्थ जो पीने वाला चाय है, कॉफी है, गर्म दूध है, इन सभी चीजों को भी हम लोग अगर गर्म ज्यादा रहता है, उसको जल्दी पीना है, तुरंत पीना है, समय का अभाव है, तो उसको हम लोग बड़े बर्तन में रख देते हैं, थाली में या प्लेट में रख देते हैं, जिसके कारण वह दूध या चाय या कॉफी जो गर्म रहती है उसका वाष्पीकरण तेजी से होने लगता है, और तेजी से वाष्पीकरण होने के कारण वह जल्दी ठंडी हो जाती है और फिर उसको खाने पीने में सुविधा होती है। ये हो गया कि द्रव की खुली सतह का जो क्षेत्रफल है वह निर्भर करता है, वह डिपेंड करता है किस पर, वाष्पीकरण पर। वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। अगर हम लोग द्रव के खुली सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो वाष्पीकरण भी बढ़ जाएगा, अगर द्रव के खुली सतह का क्षेत्रफल घटा देंगे तो वाष्पीकरण भी घट जाएगा। अब आते हैं दूसरे नंबर पर तापमान। दूसरा पॉइंट है तापमान। तो यह तापमान भी वाष्पीकरण को प्रभावित करता है, तापमान भी वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। और इसको आप सरल उदाहरणों से या दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं के द्वारा समझ सकते हैं कि गीले कपड़े ठंड के मौसम में बहुत देर से सूखते हैं, जबकि गर्मियों का मौसम होता है, अप्रैल मई जून का महीना होता है, उस समय क्या होता है, हमारे जो गीले कपड़े होते हैं बहुत जल्दी सूख जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि गर्मियों में तापमान बढ़ जाता है, और जब गर्मियों में तापमान बढ़ जाता है उस हालत में क्या होता है कि वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, इसलिए तापमान भी जो है वह वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। तो नंबर 2 पर हम लोग बात करेंगे तापमान के बारे में, टेम्परेचर के बारे में। यह तापमान भी वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है, और हम कह सकते हैं द्रव के वाष्पीकरण को तापमान प्रभावित करता है। तापमान प्रभावित करता है। तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण तेजी से होता है।
वाष्पीकरण तेजी से होता है, तेजी से होता है और तापमान घटने पर वाष्पीकरण की दर घट जाती है। वाष्पीकरण की दर घट जाती है। तो आइए समझिए, उदाहरण तो पहले हम लोग ले लिए कि गर्मियों में गीले कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में तापमान अधिक रहता है और गर्मी में तापमान अधिक रहने के कारण उस जल का, जो गीले कपड़े में जल है, उसका वाष्पीकरण तेजी से होता है, इसलिए गर्मियों में गीले कपड़े जल्दी सूखते हैं। जबकि ठंड के मौसम में, जाड़े के मौसम में तापमान कम होता है, तापमान कम रहने के कारण जो गीले कपड़े में जल है उसका वाष्पीकरण भी धीरे धीरे होता है, इसलिए जाड़े के मौसम में गीले कपड़े देर से सूखते हैं, जबकि गर्मियों में वो जल्दी सूख जाते हैं। एक दूसरे उदाहरण से इसको समझ सकते हैं कि गर्मी के मौसम में आपने देखा होगा नदी, तालाब, झील, पोखर का जो पानी होता है वह भी जल्दी सूख जाता है, क्योंकि वहां जो पानी है नदी, तालाब, झील, पोखर में, उस पानी का तेजी से वाष्पीकरण होता है और जो पानी है वह वाष्प बन करके ऊपर उड़ जाता है। इसलिए गर्मी के मौसम में वाष्पीकरण की दर तापमान अधिक रहने के कारण तेजी से होता है, जबकि जाड़े के मौसम में तापमान कम रहने के कारण वाष्पीकरण धीरे धीरे होता है। तीसरे पॉइंट पर हम लोग आएंगे। तीसरा पॉइंट है आर्द्रता। ये थोड़ी सी नई बात होगी बहुत लोगों के लिए जो निचले क्लास में नहीं पढ़े होंगे। आर्द्रता, ठीक से समझेंगे इसको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि ये आर्द्रता है क्या। ये दरअसल आर्द्रता, जिसको अंग्रेजी में ह्यूमिडिटी कहते हैं, यह आर्द्रता होता है कि वायु में जो जलवाष्प है, वायु में जो जलवाष्प होता है, उसी जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। इसको हम लोग लिख भी सकते हैं, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता ह्यूमिडिटी कहते हैं। आर्द्रता अधिक होने पर, आर्द्रता अधिक होने पर वाष्पीकरण कम होता है। कम होता है, जबकि आर्द्रता कम होने पर वाष्पीकरण तेजी से
होता है। सबसे पहले यहाँ चूंकि आर्द्रता जो ह्यूमिडिटी है ये बहुत लोगों के लिए नया शब्द है, नया टर्म है, इसलिए इसको पहले समझ लें हम लोग। बरसात के मौसम में आप याद कीजिए, जब चारों तरफ झमाझम वर्षा होते रहती है या बराबर लगातार वर्षा चलती रहती है, तो उस बरसात के मौसम में आपने गौर किया होगा कि हम लोगों के शरीर पर चिपचिपाहट आ जाता है। वो चिपचिपाहट दरअसल क्या होता है कि बरसात के मौसम में एक तो गर्मी रहती है और जल भी बहुत ज्यादा रहता है धरातल पर, वर्षा का जल। ये वर्षा का जल वाष्प बन करके हमारे चारों ओर के हवा में घुल मिल जाती है, और हवा में जो जलवाष्प के रूप में जल है, इसी को तो हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। तो ये हवा में उस समय क्या होता है, जलवाष्प बहुत ज्यादा होता है। इसको कह सकते हैं कि बरसात के दिनों में आर्द्रता या ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, बहुत अधिक रहती है। और जब पहले से हवा में जलवाष्प बहुत ज्यादा रहेगा, तो धरती पर का जो जल है वो वाष्प बन करके कम निकलता है, क्योंकि हवा में भी जलवाष्प को रखने की एक कैपेसिटी है, एक क्षमता है कि हवा में कितना जलवाष्प मिल सकता है। तो चूंकि पहले से पर्यावरण में पूर्व से जो वायु है उसमें पहले से जलवाष्प की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसलिए गीले कपड़ों का आपने ध्यान दिया होगा, बरसात के मौसम में गीले कपड़े फैला देते हैं। गर्मी तो खूब लगती है लेकिन कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं। यहां तक कि आपने तो कभी कभी देखा होगा, कहीं आप बरामदा इस सब पर कुछ कपड़ा छूट गया होगा तो सूखा हुआ कपड़ा भी गीला लगने लगता है। उसके पीछे यही कारण होता है कि उस समय आर्द्रता या ह्यूमिडिटी का मान बहुत ज्यादा रहता है, और अगर आर्द्रता का मान अधिक रहेगा तो वहां वाष्पीकरण कम होगा, क्योंकि पहले से जलवाष्प बढ़ा हुआ है वातावरण में। और जब आर्द्रता का मान, ह्यूमिडिटी का मान कम होगा तो वहां पर वाष्पीकरण की दर तेज होगी, वाष्पीकरण अधिक होगा। इसलिए आपने देखा होगा जब गर्मी का मौसम होता है तो उस समय क्या होता है, आर्द्रता कम रहती है, इसलिए वहां वाष्पीकरण तेजी से होता है। लेकिन बरसात के दिनों में गर्मी रहने के साथ साथ चूंकि जलवाष्प भी बहुत ज्यादा होता है हवा में, इसलिए उस समय हम लोग कहते हैं कि आर्द्रता या ह्यूमिडिटी का मान बहुत अधिक होता है बरसात के दिनों में, इसलिए वहां वाष्पीकरण की दर भी कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। अब अंतिम पॉइंट पर हम लोग आएंगे। चौथा पॉइंट हम लोग पढ़े थे वायु की गति, मतलब जो वाष्पीकरण है, इवेपोरेशन है, इसको प्रभावित करने वाला चौथा फैक्टर है वायु की गति। वायु समझ रहे हैं, वायु की गति, कि वायु जो है, हवा जो है, वो हमेशा एक समान गति से नहीं बहती है। कभी बहुत तेज हवा बहती है, कभी मंद मंद हवा बहती है, बहुत धीरे धीरे बहती है। तो स्वाभाविक है, जब आप गीला कपड़ा फैला देते हैं और सोचिए बहुत तेज हवा बह रही है, तो उस समय गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। और जब एकदम हवा नहीं बह रही हो, गीला कपड़ा कहीं छाया में सूख रहा हो, तो उसको वाष्पीकृत होने में समय लगता है। और आपने तो एक घरेलू प्रयोग खूब किया होगा, कभी रात में कोई गीला कपड़ा सुखाने की आवश्यकता हो गई तो हम लोग रूम में फैला देते हैं, और जो हमारा फैन होता है, पंखा होता है, उसको चालू कर देते हैं, बिजली का पंखा। उस पंखे की जो तेज हवा निकलती है, तेज हवा बहती है, उस तेज हवा के कारण वायु की गति बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण जो गीले कपड़े हैं उसमें जो जल है उसका वाष्पीकरण तेजी से होता है। फलस्वरूप कपड़े हमारे जल्दी सूख जाते हैं, सुबह जगते हैं तो कपड़े सूख जाते हैं। तो इसका मतलब वायु की गति अगर आप बढ़ा देते हैं, तेज कर देते हैं, तो वहां वाष्पीकरण भी तेजी से हो जाएगा। जबकि वायु की गति कम कर देंगे तो वाष्पीकरण भी कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं वायु की गति अधिक होने पर, वायु की गति अधिक होने पर वाष्पीकरण तेजी से होता है, तेजी से होता है। जबकि वायु की गति, वायु की गति मंद होने पर, मंद होने पर
वाष्पीकरण धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे होता है। अब इस बात को हम लोग पहले उदाहरण से समझ लिए कि वायु की गति तेज होगी तो वाष्पीकरण भी तेज होगा, वायु की गति कम होगी तो वाष्पीकरण भी धीरे हो जाएगा, मंद हो जाएगा। मतलब जब कभी हमने एक दूसरा उदाहरण भी दिया कि गर्मा गर्म भोजन है या कोई गर्मा गर्म पेय पदार्थ है, उस गर्म भोजन या पेय पदार्थ को आप पंखे के नीचे, चलते हुए पंखे के नीचे जब रख देते हैं तो वह जल्दी ठंडा हो जाता है, क्योंकि उस गर्म पेय पदार्थ के ऊपर जब हवा की गति बढ़ाते हैं तो उसका वाष्पीकरण जल्दी हो जाता है, फास्ट होने लगता है वाष्पीकरण। और जैसे वाष्पीकरण जल्दी होगा तो वह पदार्थ ठंडा भी जल्दी हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि वायु की गति अगर बढ़ेगी तो वो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा, वायु की गति घटेगी तो वाष्पीकरण भी घटेगा। इस तरह से हम लोगों ने आज जाना, आज के क्लास में समझा कि वाष्पीकरण जो एक पर्यावरण में होने वाली प्रक्रिया है, उस वाष्पीकरण को 4 कारक प्रभावित करता है और उस चारों कारक को आपको याद रखना है। उसमें पहला कारक है द्रव के खुली सतह का क्षेत्रफल, और वहां आपने देखा कि द्रव के खुली सतह का क्षेत्रफल अधिक होगा तो वाष्पीकरण भी तेज होगा, द्रव के खुली सतह का क्षेत्रफल कम होगा तो वाष्पीकरण भी स्लो हो जाएगा, मंद हो जाएगा। दूसरा कारक हम लोग देखें तापमान, टेम्परेचर, कि टेम्परेचर भी वाष्पीकरण को प्रभावित करता है, कि तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण तेजी से होगी, तापमान घटेगा वाष्पीकरण धीरे धीरे होगा। और तीसरा कारक हम लोग देखें आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, और आर्द्रता के बारे में पढ़े कि अगर आर्द्रता कम है तो वाष्पीकरण अधिक होगा, और आर्द्रता अधिक है तो वाष्पीकरण कम होगा, स्लो होगा। और चौथा कारक हम लोग पढ़े वायु की गति, तो वायु की गति अगर अधिक होगी तो वाष्पीकरण भी अधिक होगा, और वायु की गति अगर कम होगी तो वाष्पीकरण भी कम होगा। इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास में वाष्पीकरण और उस पर असर डालने वाले, उसको प्रभावित करने वाले कारकों को जाना। मुझे उम्मीद है ये बातें आप समझे होंगे। चूंकि हमने आपको पहला दिन ही बताया था, चैप्टर ही है हमारे आसपास के पदार्थ, इसलिए हमने उन सरल उदाहरणों के द्वारा आपको इन बातों को समझाने का प्रयास किया कि जो हमारे आसपास के पर्यावरण में जो रहते हैं, जो पदार्थ, जो घटनाएं घटित होती है, उसके द्वारा ही इस चैप्टर को पढ़ना है, समझना है हम लोगों को। तो इसी उम्मीद के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।